हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरो ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट 8 ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, जिसमें हम इम्पॉर्टेंटली जो देखेंगे हमारे आज का जो टॉपिक है वो मेजर टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को हम कवर करेंगे, जो आपके यूजीसी नेट, एचपीएससी, सीपीसीबी या फिर अदर यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोजेक्ट अगर लग रहा है, वो रिवर प्रोजेक्ट है या थर्मल पावर प्लांट है या स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या फिर लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अगर कुछ भी इंडस्ट्री या कुछ भी हम एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए हमें एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो उसकी जो स्टडी हम बेसिकली करते हैं, तो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कितना जो है वो कितना इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। अगर किसी इंडस्ट्री को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो क्या क्या जो है उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होंगी, क्या उसके ड्रॉबैक्स होंगे, कितना बायोडाइवर्सिटी जो है वो हार्म होगा। तो ये सारी की सारी स्टडी जो है हमें किससे पता लगती हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू पता चलती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेसिकली क्या होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इवैल्यूएटिंग एंड एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। क्या करता है ये इवैल्यूएट करता है और एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, कि कितना इवैल्यूएशन और एस्टिमेशन, ठीक है, इट इज़ बेस्ड अपॉन इवैल्यूएशन एंड एस्टिमेशन। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, इट इज़ द टूल यूज टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये यूएनईपी ने एक डेफिनेशन दिया था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, इट इज़ द टूल यूज टू आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक टूल होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको यूज़ हम करते हैं टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल वहाँ के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हमारी इकोनॉमी पे जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी स्टडी जो है हम किसके थ्रू करते हैं, EIA के थ्रू करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू जो है हम करते हैं कि प्रोजेक्ट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। डिसीजन मेकिंग जो है उसी के बेस पर होती है कि वहाँ के लोग कितना एग्री हैं, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी कितना हार्म हो रहा है। तो ये सारी की सारी स्टडी जो है हम किसके बेसिस पे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो इन शॉर्ट और इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, इट इज़ द इवैल्यूएटिंग एंड एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है 1979 में EIA इंट्रोड्यूस बाय NEPA। किसने इंट्रोड्यूस किया था EIA को, NEPA ने इंट्रोड्यूस किया था इन US। कहाँ पर, US में। क्लियर है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, NEPA ने एट USA। ठीक है, इन इंडिया प्लानिंग कमीशन आस्क फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट टू बी एग्जामिन फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंगल। तो इंडिया में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसके लिए EIA जो है वो किया गया था वो था आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट। किसके लिए किया गया था, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट किया था। इंडिया में जो है ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली वो 1994 में जो है फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन इशू की गई थी बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने जो है 1994 में फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन दिया था, और ये जो है वो 29 प्रोजेक्ट्स के लिए क्या किया था, ये जो मैंडेटरी कर दिया गया था, कितने प्रोजेक्ट्स के लिए, 29 प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन एट प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये जो मैंडेटरी है EIA वो आपका 39 प्रोजेक्ट्स के लिए मैंडेटरी है एट प्रेजेंटली। तो इनिशियली जब स्टार्ट किया था 1994 में तो क्या था, 29 प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए EIA स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहला जो EIA फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन कब आया था, 1994 में आया था, विच इज़ इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और किस एक्ट के तहत जो है इसको बनाया गया था, इस नोटिफिकेशन को बनाया गया था, अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है इसको बनाया गया था।
ठीक है। इट मेड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी फॉर एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट लिस्टेड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था। तो शेड्यूल 1 में 1994 में जो है 29 प्रोजेक्ट्स आते थे, लेकिन अब एट प्रेजेंटली जो है वो टोटल 39 प्रोजेक्ट जो हैं वो शेड्यूल 1 में आते हैं, जिनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1994 के बाद 2006 में जो है इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, इसे अमेंड किया गया था। इस अमेंडमेंट के दौरान क्या हुआ था, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन था ऑफ EIA नॉर्म्स का, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कैटेगरीज को। ठीक है, आगे हम देखेंगे, मैंने इसके ऊपर पूरा अलग से एक स्लाइड बना रखा है कि EIA नोटिफिकेशन 2006 में जो है वो क्या क्या किया गया था। देन इसको अगेन जो है वो अमेंड किया गया था टू ड्राफ्ट द EIA नोटिफिकेशन इन 2020 नोटिफिकेशन जब ड्राफ्ट किया गया, इसमें क्या है, कुछ डाइल्यूजन कर दिए गए थे। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था, कुछ डाइल्यूजन्स कर दिए गए थे। 2006 में क्या है, कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कैटेगरी A और B में। कैटेगरी A वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन कैटेगरी B वाले जो प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी का रिक्वायरमेंट होता था, स्टेट लेवल अप्रेजल कमेटी का। ठीक है, किसमें, जिसके लिए स्टेट जो है वो अप्रूव करता है। तो दो कैटेगरी के प्रोजेक्ट जो हैं वो 2006 नोटिफिकेशन में दिए गए थे, एक कैटेगरी A और B। कैटेगरी A के लिए जो है वो पब्लिक क्लियरेंस की ज़रूरत है, पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन कैटेगरी B जो है वहाँ पे स्टेट अप्रेजल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रहता था। इसीलिए इसी स्टेट क्लियरेंस B कैटेगरी के प्रोजेक्ट को जो है दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया था। कैटेगरी B1 में जो है आपका EIA नीडेड होता था, लेकिन कैटेगरी B2 जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते थे, जिसके लिए हमें EIA की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्लियर है? तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? इट इवैल्यूएटिंग एंड एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। सबसे पहले USA ने इसको स्टार्ट किया 1979 में। ठीक है, USA जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सारी की सारी कंट्री जो है वो EIA को इम्प्लीमेंट करती है, फॉलो अप करती है। इंडिया ने जो इसे अडॉप्ट किया था वो 1994 में किया था। इसके बाद दो मेजर अमेंडमेंट हुई थी 2006 में और 2020 में। इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत जो है ये काम करता है। अगर किसी भी पर्सन को, सपोज दैट ये कोई पर्सन है, इसको क्लियरेंस लेना है या फिर NOC लेना है, तो ये क्या करेगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए किसके पास जाएगा? स्टेट के पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा या फिर लोकल बॉडीज़ के पास जाएगा। तो एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसको क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्लियरेंस कौन देता है? सेंटर मिनिस्ट्री देती है, स्टेट डिपार्टमेंट देते हैं, म्यूनसिपैलिटी या फिर कोई भी बोर्ड जो है वो क्लियरेंस देता है। देन वायलेटिंग द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स और नॉट। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से हमें ये पता चलता है कि वायलेट कर रहा है हमारी जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं उनको या नहीं कर रहा है। क्या हमारे इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट कॉज कर रहा है, कितना पोल्यूशन कॉज कर रहा है, कितनी बायोडाइवर्सिटी हार्म कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम किस में देखते हैं? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में देखते हैं। क्लियर है? तो स्टैट्यूटरी स्टेटस की अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी स्टेटस में आपका क्या आएगा? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इसको बनाया गया था, EIA को मैंडेटरी किया गया था। देन अगर नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रोजेक्ट कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो EIA नोटिफिकेशन 2006 कैटेगराइज द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन A और B प्रोजेक्ट। तो दो कैटेगरी में जो है EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत जो है उसको डिवाइड किया गया था, कैटेगरी A प्रोजेक्ट और कैटेगरी B प्रोजेक्ट। कैटेगरी A प्रोजेक्ट के लिए क्या है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से जो है हमें लेना पड़ेगा। तो इन कैटेगरी A वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको क्लियरेंस कहाँ से लेना है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट से लेना है। लेकिन कैटेगरी B प्रोजेक्ट जो है उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कहाँ से लेना होगा? स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट से। ठीक है, कहाँ से लेना होगा? स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटेगरी A प्रोजेक्ट जो हैं 2006 नोटिफिकेशन के तहत उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत कहाँ से पड़ती है? सेंटर से पड़ती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट से। लेकिन कैटेगरी B प्रोजेक्ट जो है उनको जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत जो पड़ती है वो कहाँ से पड़ती है? स्टेट गवर्नमेंट से या फिर UT गवर्नमेंट से। क्लियर है? देन
कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को जो है वो 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया था, मैंने अभी बात की थी। कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी होता है EIA, लेकिन कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट के लिए जो है वो EIA जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अब तक जो है वो 39 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके तहत जो है वो टोटल 39 कैटेगरीज आती हैं। इससे पहले कितना था, 29 कैटेगरीज थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके सिलेबस में पूछ रखा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अगर हम बात करें तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू रेंडर द डिटेल ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। क्या पता करते हैं, हम इसे डिटेल पता करते हैं कि कितना हार्म जो है वो हम एक पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट के लगाने से हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द लेजिमेट ऑप्शंस एंड मिटिगेशन मेजर्स। जो प्रोजेक्ट जो पोल्यूशन अगर हम कर रहे हैं, सपोज दैट अगर कोई वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं या एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या मेजर्स होंगे, कैसे हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो कैसे, अगर हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास क्या मेजर्स हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास क्या मेजर्स हैं। बायोडाइवर्सिटी, अगर मैंने 50 पेड़ अगर उस रीजन में अगर मैं कट कर रही हूँ तो उस 50 पेड़ का कंपनसेशन जो मुझे कहीं ना कहीं 50 ट्रीज जो है मैं उस कंपनसेशन के बेसिस पे लगा दूँ, तो मिटिगेशन मेजर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंटली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखा, देन उसको कैसे मिटिगेट और मेजर कर रहे हैं। देन बात करते हैं तो प्रिडिक्ट एंड इवैल्यूएट द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट, ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटी। तो फिर क्या चेक करते हैं, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट जो है वो किस तरीके का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टू प्रमोट द इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फिर उससे हम क्या करते हैं, हमारा एक अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि कितना जो है वो प्रोजेक्ट हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म जो है वो कितना अच्छा ग्रोथ करेगा। क्लियर है, तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, सबसे पहले स्क्रीनिंग और स्कोपिंग होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग में हम पता लगाते हैं कि वेदर अ प्रोजेक्ट नीडेड फुल EIA और नॉट, कि प्रोजेक्ट जो है वो किस स्केल का है, उसके लिए EIA नीडेड है या नहीं है, उससे हम पता लगाते हैं। और स्कोपिंग में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर EIA स्टडी, कि क्या क्या जो है वो टर्म ऑफ रेफरेंस है फॉर EIA स्टडी। क्लियर है, तो स्क्रीनिंग में हम क्या कर रहे हैं, इन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर एंड व्हाट स्केल। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर है तो किस स्केल पे जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्क, ठीक है। एनवायरमेंटल रिस्क को हम क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड टू डिटरमाइन द इन्वायरमेंटल रिस्क। तो इन्वायरमेंटल रिस्क को के बेसिस पे हम देखते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी हार्म हो रहा है, कितना वाटर पोल्यूशन फैल रहा है, कितना ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, कितना ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है वो फैल रहा है। तो असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क, वो सब सारी चीज़ें देखते हैं। देन उसके बाद होता है कि मिटिगेशंस देखते हैं कि कैसे हम उसको मिनिमाइज़ कर पाएंगे। देन आता है आपका डिसीजन मेकिंग। देन रेगुलेटरी एजेंसीज जो है हमारी वो क्या करती हैं, फाइनल डिसीजन लेती हैं या परमिट या एश्योरेंस देती है कि ये प्रोजेक्ट आपका इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। देन मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग में क्या होता है, हाउ इन्वायरमेंटल पैरामीटर भी रेगुलेटरी मॉनिटर इन पॉसिबल इम्पैक्ट, कि कितना, और पैरामीटर जो है उनको हम चेकआउट करते हैं कि कितना पॉसिबली जो है वो इम्पैक्ट कॉज कर रहा है और नहीं कर रहा। तो जर्नलाइज EA प्रोसेस फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई एप्लीकेंट है, ठीक है, उस एप्लीकेंट ने क्या किया कि अपना एक फॉर्म फिल करके, ठीक है, उस सबमिट कर दिया फॉर द स्क्रीन, किसके लिए, स्क्रीनिंग के लिए, कि डिटरमाइन करना कि प्रोजेक्ट के लिए EIA नीडेड है और नॉट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट या स्टेट कमेटी के पास जो है उसने क्या कर दिया, स्टेट अप्रेजल कमेटी के पास क्या है, अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। देन सबमिट करने के बाद उसने क्या करा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट रिव्यू एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग फॉर्म। तो जिस भी वो टाउन से बिलोंग करता है या जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे उसके एप्लीकेशन को। देन उसके रिव्यू करने के बाद उसके प्रोजेक्ट को कैटेगराइज करेंगे, प्रोजेक्ट नॉट फिजिबल, क्या प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। EIA रिक्वायर्ड, अगर कैटेगरी A में आ रहा है तो EIA जो है वो रिक्वायर्ड होगा। लिमिटेड द EIA रिक्वायर्ड, कैटेगरी B में आ रहा है तो लिमिटेड EIA रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आपका स्टेट के अंडर चला जाएगा वो। नो EIA कैटेगरी C में जो है उसको
डाल देंगे कि इसके लिए EIA रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करेंगे कि स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग के बाद क्या किया कि प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है ये चेक किया कि अगर फिजिबल है तो किस कैटेगरी में वो आता है। कैटेगरी ए में आ रहा है तो उसके लिए EIA जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अगर कैटेगरी बी में आ रहा है तो EIA जो है वो लिमिटेड रिक्वायर्ड होगा। और कैटेगरी सी में आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, नो EIA रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है उसको अलाउड होगा। ठीक है, वो अपना स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है अगर उसके प्रोजेक्ट का छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये EIA रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर कैटेगरी 1 में आता है तो इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग तो हो गया, देन क्या करेंगे, स्कोपिंग। ठीक है, स्कोपिंग में क्या होगा, स्कोपिंग एंड टर्म ऑफ रेफरेंस, प्रिपरेशन, पब्लिक नोटिस एंड पब्लिक मीटिंग टू अप्रूव द स्कोपिंग स्टडी ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या होगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा नेक्स्ट। ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन होगा, पब्लिक हेयरिंग होगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि मतलब कि पब्लिक मीटिंग होंगी कि क्या आप इस प्रोजेक्ट से सहमत हैं नहीं हैं, या इस तरीके की पब्लिक कंसल्टेशन होगी। ठीक है, EIA नीडेड है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पैक्ट एनालिसिस, फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, देन एनालिसिस करेंगे कि वहाँ के जितने लोग थे, अगर 50 लोग अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो 30 लोग जो हैं वो डिसएग्री है, 20 लोग अगर एग्री हैं तो उनका एनालिसिस करेंगे कि कितना इम्पैक्ट जो है वो आसपास देखने को मिल रहा है, क्यों लोग जो लोग एग्री हैं या डिसएग्री हैं उनके ओपिनियंस को देखा जाएगा। देन इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, EIA रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, EIA रिपोर्ट देन तैयार की जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, EIA रिपोर्ट के बाद अब देखो जो B कैटेगरी के प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 स्टेप हो रहे हैं सिर्फ। ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन और इम्पैक्ट एनालिसिस या मिटिगेशन इम्पैक्ट मैनेजमेंट देख रहे हैं। देन EIA रिपोर्ट, देन पब्लिक मीटिंग होगा आपका फिर से। ठीक है, देन क्या होगा, देन पब्लिक मीटिंग के बाद फाइनलाइज दी EIA रिपोर्ट और एडजस्ट कि क्या चेंजेस हुए हैं तो उसको, अगर चेंजेस हुए हैं तो उसको एडजस्टमेंट करना होगा, अगर नहीं हुए हैं चेंजेस तो उसको क्या कर देंगे, फाइनलाइज कर देंगे। देन डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन मेकिंग में आपका क्या आएगा, या तो वो अप्रूव हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर नॉट अप्रूव्ड है तो उसको क्या करना होगा, उसको अपने मॉडल को रीडिज़ाइन करना होगा, अपने प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन करना होगा और फिर से सबमिट करना पड़ेगा, और फिर से जो है उसका पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर वो अप्रूव हो गया है तो अप्रूव विद कंडीशन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, तो उसको क्या मिल जाएगा, स्टेट या फिर सेंटर के द्वारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सबमिशन ऑफ डिज़ाइन प्लान, फिर उसको क्या करना होगा, एक डिज़ाइन प्लान जो है वो सबमिट करना होगा और अप्रूव प्लान और इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। दैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव फ्यूचर EIA, इससे क्या होगा, इफेक्टिव EIA जो है वो निकल कर आएगा कि उसका इम्पैक्ट जो है, उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जो है हम लार्ज स्केल पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेनली पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो था जनरलाइज EIA फ्लोचार्ट ओवरव्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेंडमेंट्स की, तो अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो 1976 और 1977 में जो है EIA प्रोसेस इंट्रोड्यूस इनफॉर्मली जो है वो EIA प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या हुआ था, आपका स्टार्टेड द रिवर वैली प्रोजेक्ट अंडर द EPA 1986 लेटर। 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है वो रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1976 में। नेक्स्ट जो है ये 1994 में फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन आया कि इसके लिए क्लियरेंस मैंडेटरी कर दिया गया, क्योंकि EIA रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोग जो हैं वो सहमत थे और कुछ लोग जो हैं वहाँ के सहमत नहीं थे, तो इसीलिए थोड़े से कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पर देखे जा रहे थे। देन उसके बाद इसीलिए 1994 में क्या बनाया गया, फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन तैयार किया गया। तो क्लियरेंस मैंडेटरी फॉर 29 कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें 29 कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वो मैंडेटरी कर दिया गया। देन 1997 में जो है अमेंडमेंट हुई जिसमें पब्लिक हेयरिंग मेड कंपलसरी, जिसमें पब्लिक हेयरिंग को क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। तो 1997 जो अमेंडमेंट थी उसमें क्या कर दिया गया, पब्लिक कंसल्टेशन को, पब्लिक हेयरिंग को कंपलसरी कर दिया गया था। देन 2002 में जो है आपका फिर से अमेंडमेंट हमें देखने को मिला जिसमें सर्टेन एग्जाम्पशन फास्टर क्लियरेंस प्रोसेस। तो
क्लियरेंस प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या कर दी थी, फास्ट कर दी गई थी कि सर्टेन एग्जाम्पशन, जो एग्जाम्पशंस थे, जो ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन जहाँ पर थे, तो उसको क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया गया और फास्टर द क्लियरेंस प्रोसेस। देन फरवरी 2003 में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ फिर से, और माइनिंग बैन इन अरावली हिल, माइनिंग बैन इन अरावली हिल, जिसकी वजह से, जिसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि माइनिंग जो है वो अरावली हिल्स में बैन कर दी गई ग्रेटर देन एरिया ऑफ 5 हेक्टेयर। अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया जो है अगर माइनिंग में आ रहा है तो उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। फेब 2023 में इको सेंसिटिव एरिया जो है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया। तो इको सेंसिटिव एरियाज जो है वो रिकॉग्नाइज किए गए थे फरवरी 2023 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। देन अगस्त 2023 में फिर से अमेंडमेंट देखने को मिली, जिसमें क्या किया गया, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट पॉल्यूशन इंक्रीज एग्जेम्प्टेड द पब्लिक हेयरिंग। अगर पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा तो पब्लिक हेयरिंग जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। अगर पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा, यहाँ से जो है आपका डाइल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था कि पब्लिक हेयरिंग जो है, पब्लिक कंसंट्रेशन को जो है यहाँ से डाइल्यूट करना स्टार्ट कर दिया गया था, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2003 में क्या कर दिया गया था कि एग्जेम्प्टेड फॉर पब्लिक हेयरिंग विदाउट पोल्यूशन इंक्रीज, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट है जैसे पोल्यूशन इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसमें पब्लिक हेयरिंग जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई थी। 2006 में जो है आपका न्यू EIA नोटिफिकेशन आया, जिसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में उसको जो है वो क्लासीफाई किया गया। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते थे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से जो है आपको क्लियरेंस लेना पड़ता था। और B1 और B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स में के लिए आपको स्टेट एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी जो है उससे क्लियरेंस लेना पड़ता था, ठीक है। देन इसके हटाकर इसके 4 जो है आपके स्टेप्स कर दिए गए कि स्क्रीनिंग होगा, स्कोपिंग होगा, देन अप्रेजल, ठीक है, देन पब्लिक कंसल्टेशन। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, अप्रेजल एंड पब्लिक कंसल्टेशन जो है उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। देन 2020 में अगेन जो है वो ड्राफ्ट बनाया गया और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो है उसके ऊपर मेन फोकस कर दिया गया। किस पे, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पे, कि प्री पे ज़्यादा ध्यान ना देके पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो प्रोजेक्ट पहले लगाए जा रहे थे, देन उसके बाद जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे उस पर बाद में जो क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा उस पर ध्यान दिया गया एज़ कम्पेयर टू प्री। तो अगर प्रोजेक्ट लगने से पहले अगर हम कोई असेसमेंट कर रहे हैं तो हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन आफ्टर जो है आपका क्लियरेंस जो है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस करने की वजह से हमें क्या देखने को मिला, बहुत सारे सेवरल जो है इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जो इतना ज़्यादा डिज़ास्टर जो हमें आजकल देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, जैसे डिज़ास्टर हमें इतना देखने को मिल रहा है, या फिर उत्तराखंड में जो है वो डिज़ास्टर देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है EIA का जो डाइल्यूशन हुआ है उसका ही रिजल्ट है। तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस कंप्लेंस द रिपोर्टिंग रिलैक्सेशन हो गया। 6 मंथ से 12 महीने का, पहले 6 महीने का रिपोर्टिंग टाइम होता था, अब 12 महीने का रिपोर्टिंग टाइम कर दिया फॉर सेवरल प्रोजेक्ट एग्जेम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट 2021 अमेंडमेंट में क्या हमें देखने को मिला, वैलिडिटी एक्सटेंडेड, माइनिंग प्रोजेक्ट का वैलिडिटी एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, 30 साल। रिवर वैली प्रोजेक्ट का एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 15 साल, और अदर प्रोजेक्ट का एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 10 साल। तो इस 2021 अमेंडमेंट के तहत जो है वैलिडिटी जो है प्रोजेक्ट्स की वो एक्सटेंड कर दी गई, माइनिंग के लिए 30 साल, रिवर के लिए 15 साल, अदर के लिए 10 ईयर। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंटली हम बात करें EIA नोटिफिकेशन 2006 के की पॉइंट्स की, ठीक है, तो इसमें क्या था, लीगल बेस इशूड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये पता है आपको। देन अप्लाई टू 39 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट, कितने कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया गया, 39 कैटेगरी प्रोजेक्ट के लिए। कैटेगरी ए और बी में डिवाइड किया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ए के लिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कैटेगरी बी क्लियरेंस के लिए। कैटेगरी बी को भी जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें EIA नीडेड था और पब्लिक कंसल्टेशन नीडेड था B1 कैटेगरी प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन B2 के लिए जो है वो इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया EIA और पब्लिक कंसल्टेशन को। स्टेजेस ऑफ EIA की अगर हम बात करें तो इसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और अप्रेजल जो है उसको इंपॉर्टेंस दिया गया। तो 4 स्टेप में इसको है अब डिवाइड कर दिया गया था आफ्टर
अमेंडमेंट, ठीक है। स्क्रीनिंग होगी, स्कोपिंग होगी, वेदर EIA नीडेड और नॉट, देन अगर नीडेड है तो टर्म ऑफ रेफरेंस सेट कर दिए गए, देन पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक हेयरिंग प्लस रिटर्न रिस्पॉन्स जो है उस पर डिपेंड हो गए। देन अप्रेजल की बात करें तो बाय एक्सपर्ट कमेटी, तो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो है उसको प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देन एग्जाम्पशन की अगर हम बात करें तो सर्टेन प्रोजेक्ट्स लाइक डिफेंस, न्यूक्लियर, स्मॉल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इनके लिए जो है आपका EIA जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा अगर स्मॉल प्रोजेक्ट जो है हम लगा रहे हैं। पब्लिक हेयरिंग की अगर हम बात करें तो मैंडेटरी फॉर मोस्ट प्रोजेक्ट सिंस 1997, पब्लिक हेयरिंग जो है वो 1997 में जो है मैंडेटरी की गई थी। सिस्टमाइज कब किया था इसको? 2006 में। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो बिफोर 2021 अमेंडमेंट जो है वो माइनिंग प्रोजेक्ट 30 साल कर दिए गए, ठीक है, 30 साल का। रिवर वैली जो है वो 10 ईयर, और अदर की अगर हम बात करें तो 5 to 7 ईयर। लेकिन इसको 2021 अमेंडमेंट के बाद कितना कर दिया? माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपका 30 ईयर्स हो गया है, और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए 10 से इंक्रीज करके कितना हो गया? 15 साल, और अदर प्रोजेक्ट के लिए 5 से 7 साल होता था, तो इसके लिए अब कितना हो गया? 10 साल हो गया। क्लियर है? रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए 15 साल और अदर प्रोजेक्ट के लिए 10 ईयर्स जो है आपका वैलिडिटी पीरियड कर दिया गया है। EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत जो है इसके ऑब्जेक्टिव और कौन विच इज़ कैरिड आउट बाय किसके द्वारा जो है ये किए जाते हैं? तो स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें, इफ़ नीडेड टू EIA, अगर EIA नीडेड है तो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है, स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है कैटेगरी B प्रोजेक्ट को देखेगी। किसको देखेगी? कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स को देखेगी। और स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रेफरेंस प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो कौन बनाएगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट बनाएगी विद एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी और स्टेट एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी फॉर कैटेगरी B प्रोजेक्ट। क्योंकि कैटेगरी B प्रोजेक्ट जो है, B1 प्रोजेक्ट जो है उसके लिए हमें किसका रिक्वायरमेंट होता है? किसका रिक्वायरमेंट होता है? कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट के लिए EIA का रिक्वायरमेंट होता है। तो स्टेट अप्रेजल कमेटी उसको देखेगी, और टर्म ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कैटेगरी B प्रोजेक्ट जो है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक कंसल्टेशन की, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर UT पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसके ऊपर इसका देखेगी, इसको एड्रेस करेगी। तो पब्लिक कंसल्टेशन को कौन एड्रेस करेगा? ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और UT पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट अप्रीजल की, तो स्क्रूटनी ऑफ फाइनल EIA रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाए जाएंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है वो कौन देखेगा? इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी ऑफ कैटेगरी A प्रोजेक्ट, एंड स्टेट जो है किसको देखेगी? स्टेट एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी जो है वो कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट्स को देखेगी। देन डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन मेकिंग विच इज़ ग्रांटेड बाय इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, कैटेगरी A फॉर बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कैटेगरी B फॉर द स्टेट EIA अथॉरिटी। देन मॉनिटरिंग ऑफ पोस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, पोस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए कौन वो करेगा? कंप्लायंस ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक कंडीशन बाय द SPCB एंड UT-PCB, ठीक है, UT-PCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे सारा का सारा रोल प्ले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कैटेगरी A प्रोजेक्ट के लिए, और कैटेगरी B प्रोजेक्ट के लिए कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राफ्ट ऑफ EIA 2020 का की पॉइंट्स देख लेते हैं, which is published on 12th of March 2020 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and it replaced the 2006 notification। ये जो है आज भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज मेजर पर्पज़ यहाँ पे जो है बहुत एक्सट्रीम डाइल्यूजन हमें देखने को मिला था। ठीक है, एक्सट्रीम हमें डाइल्यूजन देखने को मिला है कि इसमें जो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट का ना होके एक इंडस्ट्रियलिस्ट का फ़ायदा जो है वो वहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलता है। तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस में क्या होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्टेड विदाउट प्रायर क्लियरेंस कुड लेटर बी लीगलाइज, कि बिना कॉन्ट्ररी टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ठीक है, अभी भी कंट्रोवर्सी में है कि प्रोजेक्ट स्टार्टेड विदाउट प्रायर क्लियरेंस,
प्रायर क्लियरेंस के बिना जो है, पहले क्लियरेंस के बिना ही जो है वो प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, लीगलाइज कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। देन कंप्लाइज दी रिपोर्ट, देन उसके बाद क्या करेंगे, रिपोर्ट को कंप्लाइज करेंगे। रिड्यूस फ्रॉम 6 मंथ्स टू 12 मंथ। लेस मॉनिटरिंग, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला कि रिपोर्टिंग जो है वो 6 महीने, हर 6 महीने में देनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या हो गया कि हर 12 महीने में आपको रिपोर्टिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, तो जिसकी वजह से हमें लार्ज इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। एग्जाम्पशन एक्सपेंडेड की अगर हम बात करें तो मैनी प्रोजेक्ट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक कंसंट्रेशन, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए पब्लिक हेयरिंग जो है वो एग्जाम्प्ट कर दी गई। जैसे लीनियर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, रोड बनाना है या पाइपलाइंस डालने हैं तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स अगर हमें बनाना है, डिफेंस या बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के लिए हमें EIA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है लेस देन 1,50,000 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया में अगर हम कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें EIA का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और स्मॉल माइनिंग लीजेस के लिए जो है लेस देन 5 हेक्टेयर अगर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट लगा रहा है तो उसके लिए भी जो है आपको EIA का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। वैलिडिटी जो है इसके तहत एक्सटेंड कर दी गई थी। माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो है 30 साल से हटा के 50 साल कर दिया। रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए 15 साल हो गए इंस्टेंट ऑफ 10। अदर प्रोजेक्ट के लिए 10 साल हो गया, 5-7 साल होते थे पहले, अब कितना हो गया, 10 साल हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं कि माइनिंग प्रोजेक्ट 30 साल होता था वैलिडिटी पीरियड, अब कितना हो गया, 50 साल। और रिवर वैली प्रोजेक्ट 15 साल हो गया, और आपका अदर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 10 ईयर्स हो गया। पब्लिक कंसल्ट पार्टिसिपेशन जो है इसमें क्या हो गई है, वीक हो गई है, ठीक है। तो पब्लिक हेयरिंग कट फ्रॉम 30 दिन से 20 दिन कर दिया है कि 20 दिन के अंदर अंदर जो है आपको पब्लिक कंसंट्रेशन जो है वो आप अपने ओपिनियन जो है वो रख सकते हैं, उसके बाद आपको ओपिनियन रखने का मौका नहीं मिलेगा। तो पब्लिक कंसंट्रेशन जो है वो वीक कर दिया गया, 30 दिन से हटाकर उसको कितना कर दिया गया, 20 दिन कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर जो है वो इंक्रीज़ कर दी, तो सेंटर की जो पावर है वो इंक्रीज़ कर दी गई, और पब्लिक का जो पावर था जो पहले था वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो डिजिटल सबमिशन हो गया है, ऑनलाइन सबमिशन होगा, बट क्रिटिसाइज फॉर एक्सक्लूडिंग रूरल कम्युनिटी। तो डिजिटल सबमिशन जो है वो हमें देखने को मिला इन EIA 2020 ड्राफ्ट्स में। क्लियर है। तो डिफरेंस अगर हम देखें 2006 में जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन 4S फ्रेमवर्क। किस पे डिपेंड है, 4S फ्रेमवर्क पे, कि स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, स्टेक होल्डर, जिसमें आपका क्या आएगा, पब्लिक हेयरिंग, या फिर स्क्रूटनी अप्रेजल। तो 4S, ठीक है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, स्टेक होल्डर और स्क्रूटनी, ठीक है, अप्रेजल। और 2020 ड्राफ्ट जो है विच इज़ बेस्ड अपॉन 3Ps इशू। किस पे, 3Ps इशूज़ पे जो है वो डिपेंड करता है, पोस्ट फैक्टो, प्रो इंडस्ट्री और पब्लिक एक्सक्लूडेड। पब्लिक को एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो पोस्ट फैक्टो, प्रो इंडस्ट्री और पब्लिक एक्सक्लूडेड। बहुत इजी है। 4S फ्रेमवर्क, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, स्टेक होल्डर जिसमें पब्लिक हेयरिंग आता है आपका, और स्क्रूटनी दैट इज अप्रेजल। और 2020 ड्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो 3Ps पे बेस्ड है, पोस्ट फैक्टो, प्रो इंडस्ट्री और पब्लिक एक्सक्लूडेड। क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपके सिलेबस में दे रखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किया ये सब इम्पॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। 39 प्रोजेक्ट्स एट प्रेजेंटली जो है वो 39 प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है। इससे पहले 29 प्रोजेक्ट्स थे, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये इसके स्टेप्स थे। EIA रिक्वायर्ड है तो क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगा, या अमेंडमेंट्स के हमने बारे में बात की तो 1997 में जो है पब्लिक हेयरिंग मैंडेटरी और कंपलसरी कर दिया गया, और 2006 में जो है इसको क्या करा, इम्प्लीमेंट करा प्रॉपरली। और जिसमें कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमें देखने को मिला, कैटेगरी A जो है वो सेंटर देखेगा, और कैटेगरी B प्रोजेक्ट जो है उसको कौन देखेगा, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमने बात की थी EIA प्रोजेक्ट की स्टेप्स की, जिसमें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है वो 4 मेजर स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी EIA ड्राफ्ट की, जिसमें माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो 50 साल कर दिया गया इसका टाइम टेन्योर वैलिडिटी, और रिवर के लिए 15 साल इंस्टेंट ऑफ 10, और 10 ईयर जो है अदर प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टेंट ऑफ 5 to 7 ईयर। पब्लिक पार्टिसिपेशन विच इज़ वीकन 30 डेज से घटाकर उसको कितना कर दिया, 20 दिन कर दिया गया। और कंप्लेन रिपोर्टिंग जो है वो 6 महीने से हटाकर आपको कितना कर दिया गया, 12 महीने की, 1 साल में एक बार जो है आपको एक
रिपोर्टिंग जो है वो सरकार को देनी है, और डिजिटलाइज कर दिया गया सबमिशन ऑफ फॉर्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं EIS इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये जो है आपके सिलेबस का पार्ट है। और नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे आपका मेथड्स, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम EI का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो EIS होता क्या है, इट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है दैट प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ EIA स्टडी। क्या बताती है हमें कि कैसा इम्पैक्ट है, अल्टरनेटिव्स क्या होंगे और मिटिगेशंस क्या रहेगा। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, और अगर वो जो इम्पैक्ट्स हैं उसके अल्टरनेटिव्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो अल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो EI इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ EIA स्टडी, ठीक है, फाइंडिंग ऑफ EIA स्टडी। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हमें क्या बता रहा है, इट इज़ ए प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। क्या है ये, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है, और ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। और टू इम्प्लीमेंट द मिटिगेशन मेजर सजेस्ट इन EIA और EIS, कि जो जो हमें सजेशन दिए गए थे उनको प्रैक्टिकली जो है हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो किस में आता है, हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में। ठीक है, मैनेजमेंट प्लान में क्या आएगा, मिटिगेशन मेजर को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करते हैं फाइंडिंग्स की। पर्पस की अगर हम बात करें, टू इन्फॉर्म द डिसीजन मेकर अबाउट पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर अप्रूवल। तो पहले अप्रूवल से पहले हम क्या देखते हैं, उसका पोटेंशियल देखते हैं और सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा वो चेकआउट करते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में हम का पर्पस क्या है, टू इंश्योर द कंप्लायंस एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान कम से कम जो है वो इम्पैक्ट हो, ये हम क्या करते हैं, एश्योर करते हैं। और ऑपरेशन और कमिश्निंग जो है वो हम चेकआउट करते हैं। कंटेंट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट डिटेल की जाती है, जिसमें बेसलाइन ऑफ इन्वायरमेंटल डाटा हमारा तैयार किया जाता है। प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे। अल्टरनेटिव इंक्लूड नो प्रोजेक्ट ऑप्शन, सजेस्टेड मिटिगेशन मेजर। तो कंटेंट में हम क्या रहता है आपका EIS में क्या करते हैं, आपका प्रोजेक्ट डिटेल तैयार करते हैं, बेसलाइन बनाते हैं, देन प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो चेकआउट करते हैं। ठीक है, देन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में हम क्या करते हैं, मिटिगेट मेजर इन डिटेल। ठीक है, मिटिगेट मेजर इन डिटेल, पोल्यूशन कंट्रोल प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी हम चेकआउट करते हैं, मॉनिटर प्रोग्राम्स को देखते हैं, रूल्स देखते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बजट देखते हैं। तो जो प्रोजेक्ट हमने लगा दिया, ठीक है, या लगा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल प्लान्स क्या क्या रहेंगे हमारे, क्या क्या प्लान्स जो हैं, हम किस तरीके का, हम जैसे अगर कोई वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें अगर वाटर जो जनरेट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा उसको मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे, तो पोल्यूशन कंट्रोल प्लान देखेंगे। अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे किस तरीके का पोल्यूशन जो है वो जनरेट हो रहा है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उस तरीके के प्रेसिपिटेटर्स लगाएंगे। ठीक है, उस तरीके के हम क्या लगाएंगे, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाएंगे। अगर वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट को चेकआउट करेंगे, अगर स्लज निकल रहा है तो स्लज जो है वो किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे, ये सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स को हम ध्यान रखते हैं इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो स्टेजेस में क्या होता है कि प्रिपेयर्ड आफ्टर EIA स्टडी। अगर अप्रूव हो गया हमारा प्रोजेक्ट तो उसके बाद क्या तैयार किया जाता है, बेसलाइन तैयार की जाती है। तो प्रिपेयर्ड आफ्टर EIA स्टडी एंड बिफोर प्रोजेक्ट अप्रूवल। प्रोजेक्ट अप्रूवल से पहले जो है वो EIA स्टडी को तैयार किया जाता है, किसके लिए, EIA स्टडी को तैयार किया जाता है। देन प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रोजेक्ट अप्रूवल, अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। और प्रोजेक्ट अप्रूवल से पहले क्या बनाया जाता है, एक स्टेटमेंट है, एक बेसलाइन जो है वो तैयार की जाती है। क्लियर है, तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना है तो उससे पहले हम बेसलाइन तैयार करेंगे, तो वो बेसलाइन किस में आएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट में, जिसमें हम प्रेडिक्शन देखते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट प्लान में हम क्या देखते हैं कि कैसे जो है हम उसको परफॉर्म करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है, तो EIS दैट इज रिलेटेड टू प्रिडिक्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, प्रिडिक्ट एंड प्रेजेंट, स्टडी एंड रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, स्टडी और रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग तैयार करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, EMP में प्लान एंड परफॉर्म द एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपका कौन कौन से मेथड जो है हम यूज़ करते हैं। तो एडॉक मेथड। एडॉक मेथड में क्या होता है, एक्सपर्ट लिस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट विदाउट फॉर्मल फ्रेमवर्क। हम क्या चेकआउट करते हैं, तो बेसिकली एडॉक मेथड जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। सबसे पहले स्टेप में जो है वो एक रैपिड असेसमेंट हम करते हैं। यहाँ पे इसमें प्रिलिमिनरी जो है वो असेसमेंट हमें देखने को मिलता है। तो एडॉक मेथड कब यूज़ करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी और रैपिड असेसमेंट जो हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पता लगाते हैं सिंपल, लो कॉस्ट और क्विकली जो है उसका स्ट्रेंथ जो है प्रोजेक्ट का हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका एडॉक मेथड होता है, विच इज़ हाईली सब्जेक्टिव, इग्नोर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है ये, और ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को ऑफन फर्स्ट स्टेप बिफोर EIA डिटेल। EIA डिटेल का जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एडॉक मेथड यूज़ करते हैं। देन आता है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं, इंश्योर ऑल फैक्टो कंसिडर, कि जितने भी फैक्टर हम उसमें को कंसिडर करते हैं। चेकलिस्ट में क्या करते हैं, हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, कि एयर, वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी के सारी एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो चेकलिस्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, चेक फॉर पॉसिबल इम्पैक्ट, कि अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्या एयर इम्पैक्टेड हो रही है, या वाटर इम्पैक्टेड हो रहा है, क्या सॉइल इम्पैक्टेड हो रही है, या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्टेड हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम चेकलिस्ट में हम चेकआउट करते हैं, एक चेकलिस्ट जो है हम उसको बनाते हैं। तो इंश्योर ऑल द फैक्टर कंसिडर, कि हर फैक्टर जो है वो कंसिडर करें ताकि कुछ भी लेफ्ट ओवर ना रह जाए। तो नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है, जो हमें चेकआउट करना पड़ता है, कि नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप शोन मोस्टली क्वालिटेटिव। ये जो है वो क्या होता है, चेकलिस्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड होता है। ठीक है, क्वालिटी जो है वो चेक करता है। तो क्वालिटेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो दे आर टॉकिंग अबाउट चेकलिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट बात होती है मैट्रिक्स की, जिसमें आता है आपका लियोपार्ड मैट्रिक्स 1971। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि ग्रिड्स बनाते हैं। ठीक है, ग्रिड ऑफ प्रोजेक्ट एक्शन तैयार करते हैं, जिसमें रॉज और कॉलम होती हैं। तो रॉज में हम क्या रखते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रखते हैं, और कॉलम में हम क्या करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस स्कोर देखते हैं। तो रॉज में हमने क्या रखा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं और उनका एक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस स्कोर जो है, कॉलम में हम क्या रखते हैं, उसका सिग्निफिकेंस स्कोर्स रखते हैं, कि एयर के लिए जो है उसका क्वालिटी कितना है, तो उसका सिग्निफिकेंस स्कोर जो है वो कितना होगा। तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स जो लियोपार्ड मैट्रिक्स मेथड होता है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट कॉज इफेक्ट। तो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट जो है वो कौन चेकआउट करता है, वो चेकआउट करता है आपका लियोपार्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि रो में जो है आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट जो तैयार करते हैं, ग्रिड ऑफ प्रोजेक्ट तैयार होता है, रो में जो है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रखा जाता है, और कॉलम में आपका सिग्निफिकेंस स्कोर जो है वो देखे जाते हैं। और ये क्या होता है, एक डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, विच इज़ विजुअल, सेमी क्वांटिटेटिव एंड वाइडली यूज इन इंडिया एंड अबॉर्ड। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है, लियोपार्ड मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं फॉर EIA डिटर्मिनेशन। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सब्जेक्टिव स्कोरिंग और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट नॉट वेल शोन। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है यहाँ पे हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते हैं, ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, सब्जेक्टिव होता है, और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो अच्छे से हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है इसको देखा जाता है, यूज़ किया जाता है। देन बात करते हैं नेटवर्क्स की या फिर इंटरैक्शन डायग्राम्स की। तो नेटवर्क में जो है हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लो डायग्राम शोइंग अ लिंकेज बिटवीन एक्टिविटी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जब हम चेकआउट करते हैं तो किस में चेकआउट करते हैं, नेटवर्क या फिर इंटरैक्शन डायग्राम में। बेस्ट यूज़ विच इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद मल्टीपल इंटरैक्शंस में हम क्या चेक कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरैक्शन जो है हम चेकआउट कर सकते हैं, विच कैप्चर द सेकेंडरी एंड टर्शरी इम्पैक्ट। ये क्या पता लगाता है, सेकेंडरी और टर्शरी इम्पैक्ट। ये कॉम्प्लेक्स होता है, विच रिक्वायर एक्सपर्ट, जिसमें हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ का पता लगाता है। अगर आपसे पूछे कि क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ का पता कौन सा जो है आपका मेथड लगाता है, तो वो है आपका चेकलिस्ट मेथड। और क्वांटिटेटिव का अगर पूछेगा
क्वालिटेटिव का पूछेगा तो चेकलिस्ट, और क्वांटिटेटिव का पूछेगा दैट इज़ रिलेटेड टू नेटवर्क, जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है और जिसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट को जो है स्टडी करता है। नेक्स्ट आता है आपका ओवरलेज। ओवरलेज में हम GIS और रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। तो ओवरलेज में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग और GIS का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ए सुपर इम्पोजिंग मैप ऑफ लैंड यूज इन सॉइल, वाटर, वेजिटेशन। तो किस तरीके का सेटलमेंट है, कैसा सॉइल है, कैसा वेजिटेशन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम GIS मैपिंग के थ्रू जो है हम यूज़ करते हैं। स्पेशल प्लानिंग एंड साइटिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो साइटिंग ऑफ प्रोजेक्ट या वो लगाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, स्पेशल प्लान करने के लिए हम जो है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, ओवरलेज मेथड GIS का हम यूज़ करते हैं। तो विजुअल पावर, अगर कोई भी आपको हाईवे निकालना है, ठीक है, कोई हाईवे बन रहा है या कोई पुल बन रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ओवरलेज GIS मैपिंग का ही यूज़ करते हैं कि कहाँ से जो है वो पुल निकलेगा, कहाँ कितनी डाइवर्सिटी जो है वहाँ की इम्पैक्टेड होंगी, कितना जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, कितने लोगों के घर जो है या फार्मर्स की जो फील्ड है वो जो है उनको हटाया जाएगा, या फिर कितना एरिया जो इसमें कवर किया जाएगा, कितना मुआवजा जो है अगर वो एरिया उस हाईवे के अंडर आ गया तो वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम चेकआउट कर सकते हैं ओवरलेज मेथड के थ्रू, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के थ्रू। तो नीड अ रिलायबल स्पेशल डाटा एंड विच इज़ कॉस्टली। ये कॉस्टली होता है लेकिन ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिलायबल डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव मॉडल्स। क्वांटिटेटिव मॉडल्स में हम एयर डिस्पर्जन, वाटर क्वालिटी, नॉइज मॉडल्स का यूज़ करते हैं टू यूज़ द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल टू प्रिडिक्ट द पोल्यूटेंट डिस्पर्जन, नॉइज और ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है उसका स्टडी और एनालाइज कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव मॉडल्स का हम यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। डाटा हैवी टेक्निकल एक्सपर्ट जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इट प्रोवाइड द मेजरेबल प्रिडिक्टिव रिजल्ट, ठीक है। देन आता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपेयर द इकोनॉमिक बेनिफिट, कि कितना जो है हमारी इकोनॉमी को जो है इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देखने को मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से वर्सेस इन्वायरमेंटल कॉस्ट, और किस बेसिस पे देखें अगर हम इन्वायरमेंट कॉस्ट जो है हमारा कितना है, ठीक है, पैसों की टर्म में, मॉनेटरी की टर्म में हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं और इन्वायरमेंटल कॉस्ट देखते हैं कि उस ज़मीन का कितना जो एरिया है उसका कितना जो रेट है, अगर हम वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो कितना जो है हमें उससे मुनाफा होगा या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दिस इज़ बेस्ट यूज फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाने के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और हेल्प द पॉलिसी एंड फाइनेंस डिसीजन, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ हार्ड टू मोनेटाइज, बायोडाइवर्सिटी एंड एस्थेटिक वैल्यू जो है वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वाली जो चीज़ें देखें तो यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात की जाती है। देन अगर हम देखें कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस, कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस में क्या पता लगाते हैं हम, विच इज़ बेस्ट फॉर रिकोगनाइजल EIA अर्बन और इंडस्ट्रियल प्लानिंग के लिए। तो अर्बन इंडस्ट्रियल प्लानिंग का असेसमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, टू अवॉइड द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी चेक। तो अगर मान लो किसी एक रीज़न में, ठीक है, किसी रीज़न में ग्राउंड वाटर जो है पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वहाँ पर अगर कोई सोसाइटी बनाई गई है तो कितना जो है उस रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, अगर तो उस बेसिस पे हम चेकआउट करके कि कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस अगर हम चेक करें तो अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सस्टेनेबिलिटी चेक जो हम उससे कर सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी चेक जो हम किससे करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस से। देन आता है आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट जो है इसमें क्या करते हैं, एक्सेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को एक्सेस करते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट फॉर अ क्रेडल टू ग्रेव, कि क्या रॉ मटेरियल यूज़ करा, रॉ मटेरियल जो यूज़ करा प्रोडक्शन में कितना यूज़ करा, ठीक है, और कैसे उसको डिस्पोज करा। तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को, अगर कोई पॉलीथीन जो है, जैसे अभी रिसेंटली बार बार बात की जा रही है प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए कि आपका EPA जो है, EPA जो है बार बार उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है,
कि प्रोड्यूसर ने कितना जो है वो रॉ मटेरियल कहाँ से यूज़ करा, कितना यूटिलाइज़ करा, उसे यूटिलाइज़ करने के बाद इन्वायरमेंट में वापस कितना आया और वापस से उसको कितना मैनेज किया, कैसे डिस्पोज किया। तो ये सारी की सारी उसकी लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट रॉ से लेके और डिस्पोजल तक जो है हम किससे पता लगाते हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट से। तो विच इज़ बेस्ट यूज़ जो है इसका कहाँ पर है, इंडस्ट्री में, वेस्ट मैनेजमेंट में और सस्टेनेबल प्रोडक्शन में। कहाँ पर, इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, इट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव, कंसिडर द इंटायर साइकिल, विच कंसिडर द एंटायर साइकिल एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड लार्ज डाटा बेसिस। के लिए हमें किसका ज़रूरत पड़ती है, बहुत लार्ज डाटा बेसिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस। तो मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस में आपका क्या आएगा, असाइन दी वेट एंड रैंक टू अल्टरनेट बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया को जो है हम चेक करते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्टिव वेइंग और डिपेंड ऑन एक्सपर्ट। तो सब्जेक्टिव वेइंग होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव वेइंग होता है एंड इट इज़ बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट साइट सिलेक्शन। अगर कोई प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं तो उसकी साइट सेलेक्ट करने के लिए ये बेस्ट टूल होता है मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस। और अल्टरनेटिव एनालिसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस। क्लियर है। तो एडॉक मेथड जो है हम सबसे पहले यूज़ करते हैं EIA में, फिर हम यूज़ करते हैं आपका चेकलिस्ट मेथड, देन मैट्रिक्स, देन नेटवर्क, ओवरलेज और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो आज के इस टॉपिक में जो है हमने कवर कर लिया है EIA क्या होता है, कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके साथ ही उसकी अमेंडमेंट्स के बारे में हमने देखा, और 2 आपके जो मेजर ड्राफ्ट हैं EIA 2006 एंड 2020 के बारे में हमने देखा, और साथ ही साथ हमने बात की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट प्लान्स क्या होते हैं और उसके चेकलिस्ट मेथड्स क्या होते हैं और कौन कौन से मेथड जो हैं आपके यूज़ किए जाते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है आपका EIA का जो पूरा टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में या फिर जो हम MCQs करेंगे उस दौरान हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और आपका पूरा टॉपिक जो है ये EIA आपका कंप्लीट हो गया आज एक लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बात करेंगे आपका ओवरव्यू इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। तो इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया भी जो है मैं कोशिश करूँगी एक ही लेक्चर में जो है आपका कवर हो जाए, सारे के सारे लॉज जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट। क्लियर है। कुछ जो है मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और कुछ जो हैं वो इसमें हम कवर कर लेंगे जो लेफ़्ट ओवर रह जाएंगे। तो आपका जो है ऑलमोस्ट सिलेबस जो है आपका सिलेबस का यूनिट 10 ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और आपका यूनिट 3 कवर हो चुकी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, और एनर्जी इन्वायरमेंट भी जो हम कवर कर चुके हैं। मेजर पॉइंट्स जो लेफ़्ट ओवर रह गया वो MCQs के थ्रू कर लेंगे। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो भी आपका कवर हो गया, और सॉलिड हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपका रह गया। तो सिर्फ आपके 4 से 5 लेक्चर और हैं, उसके बाद सिर्फ हम PYQs करेंगे, इसके अलावा हम थ्योरीज नहीं देखेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।